आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ए के पाशा साहब, जिनसे मिडिल ईस्ट पर बातचीत करेंगे। प्रोफेसर ए के पाशा साहब मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं और वो मौजूदा सूरत हाल पे अमीक नज़र रखते हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो पिछले 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, जंग का माहौल है, 40 दिन तक जंग भी चली, लेकिन रुक-रुक करके जंग के हालात बनते जा रहे हैं। आज भी जिस तरह के हालात हैं वहाँ पे कि अमेरिका ने पहले किया, फिर ईरान ने किया, यानी एक दूसरे पर अटैक छोटे-छोटे हो रहे हैं। लेकिन क्या ये माना जाए कि जो बातचीत ईरान और अमेरिका के दरमियान चल रही है कि एक प्लेटफ़ॉर्म पे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ चीज़ें तय होंगी। क्या इस पर कोई इत्तेफ़ाक राय हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? क्या इस सब पे बात करेंगे। बहुत-बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है प्रोफ़ेसर पाशा साहब आपका। शुक्रिया। क्या लग रहा है आपको? क्या सूरत-ए-हाल है जो इस वक़्त का माहौल है, क्या कहेंगे उस पर? जी देखिए, जब फ़रवरी 28 को इज़राइल और अमेरिका मिलकर ईरान पे हमला किया, तो उनका जो भी सूत्रों से पता चला मकसद ये था कि जैसा इराक पे शॉक एंड ऑ बमबारी हुई, उसी तरह ईरान पे करके उसको तहस-नहस करके वहाँ की लीडरशिप को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म करके वहाँ की हुकूमत का तख्ता पलटना और वहाँ की हुकूमत की बागडोर किसी और जो अमेरिका से बातचीत करने के लिए या जो भी वो सलाह देते हैं, उस पे काम करने के लिए मामादा जो होते हैं, उनको बिठाना था। जैसा उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक़ को हटा के शाह को 53 में लाए थे। उसी तरह का निज़ाम चलाना चाहते थे और ईरान का तेल और गैस कंट्रोल करना चाहते थे ताकि चीन को तेल ईरान से ना जाए। उनकी असल जंग जो है चीन से है और रूस से है। चूँकि रूस को वो यूक्रेन के ज़रिए हरा नहीं सके, पूरा अमेरिका और ये नाटो, तो अब चीन पे वो निशाना बना रहे हैं और वो ईरान के ज़रिए कोई भी तेल ईरान से चीन को भेजना नहीं चाहते थे, यही मकसद था। और चूँकि ईरान बहुत नज़दीक है चीन के और रूस के, तो वहाँ से थ्रू सेंट्रल एशिया दोनों देशों को कमज़ोर करने की उनकी साज़िश थी। और इसमें इज़राइल भी मुलविस था, इसलिए कि नेतन्याहू का कहना था कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है और हिज़्बुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है और दीगर आर्म्ड ग्रुप्स को जैसा होती है, पॉपुलर मोबिलाइज़ेशन फोर्स है, हमास है वगैरह, इनको हम मदद करके इज़राइल को कमज़ोर कर रहा है और उसकी हेजेमनी जो तसल्लुत है, इसको चैलेंज कर रहा है इस क्षेत्र में। और जी। बैतुल मुक़द्दस के बारे में लगातार फ़लस्तीनियों को हक में सपोर्ट कर रहे हैं, रेवोल्यूशन से 79 से। जहाँ तक पीस की बात है, 18 अप्रैल से सीज़फायर लागू है, लेकिन ये इज़राइल की तरह जो सीज़फायर करके लेबनान और गाज़ा में हर दिन उल्लंघन कर रहा है और शहरियों को मार रहा है और नरसंहार कर रहा है, उसी तरह अमेरिका भी हर दिन कोई न कोई बहाना लेके हॉर्मुज़ की तरफ या ईरान के जहाज़ों पे हमला करता है, जिसमें जवाबी हमला ईरान भी मुँहतोड़ जवाब करता है। अभी हाल में बहरीन में, कुवैत में और उर्दू में हमला बिल्कुल, किया, जॉर्डन में लॉन्चेट किया पोर्ट आज। पे। जी, जॉर्डन में भी किया है और हर दिन ये कुछ न कुछ करते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले की तरह ईरान सहेगा नहीं। पिछले साल जब जून में हमला किया इन दोनों ने, इज़राइल और अमेरिका, तो उसके बाद कुछ ख़ास हमला ईरान नहीं नहीं किया। लेकिन इस बार जो है, जैसे अमेरिका हमला करता है या इज़राइल हमला करता है लेबनान में, तो ईरान भी फ़ौरन अपने मिसाइल और ड्रोन और मिलिट्री कार्रवाई करता है और इससे मैसेज ये जाता है कि आप ये ना समझें कि आप जंग जीते हैं। हमारा पल्ला भारी है और हम मुँह-तोड़ जवाब दे सकते हैं ताकि आपकी जारियत आगे कहीं भी दिखाई ना दे। जी। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं और ईरान पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो काफ़ी
मजबूत भी हुआ है। और फिर दो बड़ी जंग, एक 12 रोजा जंग जो 12 जून 2025 से शुरू हुई थी, 12 दिन तक चली थी, और फिर ये 40 रोजा, और उसके बाद से मुस्तकिल हम देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान अपने आप को स्ट्रांग कर रहा है। लेकिन ये जो बेसेस हैं जिसके बारे में ईरान बार बार कह रहा है कि इन बेसिस को हटना चाहिए वरना हम इसी तरह से टारगेट करेंगे, क्या लग रहा है आपको, क्या मिडिल ईस्ट का नजरिया चेंज हो रहा है? क्योंकि यूएई ने भी अब हाथ खड़े कर लिए कि भाई हम साथ नहीं दे सकते इसराइल का, उधर सऊदी अरब भी, तो क्या माइंड जो है वो नजरिया चेंज हो रहा है कुछ? देखिए, बेसिकली ये खाड़ी के देश इस पे निर्भर थे कि उनकी सलामती और उनके दिफा अमेरिका या इजराइल बिल्कुल। दोनों मिलकर करेंगे बोल के, लेकिन उसमें ईरान ने चैलेंज किया है। लेकिन अभी भी उनकी मेंटालिटी, माइंडसेट अमेरिका के ही रुख में है और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इस आयतुल्ला या मुल्ला गवर्नमेंट को हटा दें। जैसा सऊदी ने या बहरीन ने कहा था विकीलीक्स में, ये सांप की मुंडी काट देना है तभी हम शांति से इस क्षेत्र में रह सकते हैं। लेकिन अब ये सांप इतना ताकतवर हो गया है कि धंसने लगा है इन खाड़ी के देशों को, और इनके जो भी सुपुर्द हैं इजराइल और अमेरिका को भी ऐसा धंसा है कि ये जहर खा के अब तड़पड़ा रहे हैं। इस बेचैनी में वो अमन चाहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, और ये मानने को तैयार नहीं कि वो कमजोर हुए हैं, वो शिकस्त खाए हैं, और वो ईरान की फतह या कामयाबी या विक्ट्री मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं कि ये छोटा सा ईरान जो सैंक्शंस जूझ रहा है पिछले 40-45 दिनों से, वो समझते थे कि ये कमजोर है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और हम उसके ऊपर तसल्लुत कायम कर सकते हैं बोल के। तो ईरान की हुकूमत, ईरानियों ने अपनी हुकूमत के पीछे सपोर्ट करके ये बता दिया है कि वो चाहे सैंक्शन से कितने ही मुश्किलात झेलें, तो वो अपने वतन को महफूज रखने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, और आगे भी चल के कुर्बानी देंगे बोल के उन्होंने हर रात सड़कों पे आके मुजाहिरा किया है कि हम अपनी हुकूमत के पीछे हैं और सपोर्ट बिल्कुल। करेंगे, और बदला चाह रहे हैं इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ और खाड़ी देशों के साथ भी जो उन्होंने अड्डे फराहम किए हैं इन दोनों देशों को न जारिहाना इलीगल हमला जो 28 फरवरी को हुआ, जो कि यूएन चार्टर के खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, और हर वो अग्रीमेंट जो अमेरिका ईरान से किया है, JCPOA जो ओबामा के दौरान जिसको ट्रंप ने पहले टर्म में इनकार कर दिया, मुस्तरद कर दिया। अब पिछले साल भी गुफ्तगू हो रही थी ओमान के मध्यस्थता से, इस बार भी ओमान से मध्यस्थता से बातचीत हो रही। तो ये छुरा भोंकना जो है इनकी आदत पड़ गई अमेरिका और इजराइल की दोनों मिलके, जबकि ईरान ने कुछ नहीं कार्रवाई की, कुछ हमला नहीं किया, कुछ प्रोवोकेशन नहीं बिल्कुल। किया, फिर भी उन्होंने मासूम लोगों के ऊपर उनके स्कूल के बच्चे मार दिए और इंफ्रास्ट्रक्चर तहस-नहस कर दिया, और ईरान को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है इस जंग से, जो कि तसल्लुत की गई है, और कॉम्पेंसेशन मांग रहे हैं $300 बिलियन का कि आपने जो भी हमले किए हैं, 14,000 हमले अमेरिका किया है और 10,000 हमले इजराइल ने किया है। मतलब कुल मिला के 24,000 ठिकानों पे उन्होंने ये 3 महीने में बमबारी की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दहशत फैला है ये हवाई जहाज़ों से हमला करके, और फिर भी ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है पाकिस्तान के मध्यस्थता से या ओमान के या कतार के मध्यस्थता से, और वो लचकदार रवैया अपनाने के लिए तैयार हैं न्यूक्लियर इश्यू को। सिर्फ वो ये इसरार कर रहे हैं कि आप जंग खत्म करिए, उसी के बाद हम दूसरे मुद्दों पे बात करेंगे, जैसा सैंक्शंस उठाना, उनके एसेट्स जो फ्रीज हुए हैं $24 बिलियन उसको रिहा करना, या न्यूक्लियर इशू पे भी वो आमादा कर रहे हैं कि हम बम नहीं बनाए हैं,
इतने सालों से और नहीं बनाने का इरादा है। तो ये यकीन भी दिलाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका और इज़राइल अपने नशे में खोए हुए हैं और एनरिच्ड यूरेनियम वहाँ लाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उनका काफ़ी भारी नुकसान हुआ और दोबारा इज़राइल के दबाव में है कि अमेरिका ये इस्फहान के नज़दीक जो भी एनरिच्ड यूरेनियम दबा पड़ा है मलबे में, वहाँ से भी निकाल के ले जाना चाहते हैं। और ये सिर्फ गोल पोस्ट बदल रहे हैं, कभी कहते हैं न्यूक्लियर इश्यू, कभी कहते हैं हार्मोज इश्यू, कभी कहते हैं वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इंटरनल यानी इश्यूज को भी। मतलब उनके एक-एक इश्यू बढ़ते जा रहे हैं, जिससे ईरान परेशान हुआ है और वो जो भी कार्रवाई कर रहा है पूरी दुनिया में सही मान रहे हैं कि ये इल्लीगल जंग है, ईरान पे थोपी गई है और रूस और चीन भी सही तरीके से ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। जी। जी, नहीं बिल्कुल सही, लेकिन ईरान ने आज बहुत क्लियर कर दिया। सैयद अब्बास अरागची जो कि वज़ीर ख़ारिजा हैं ईरान के, उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारा जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान से बाहर नहीं जाएगा। हम किसी को नहीं देंगे, रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को दे नहीं सकते। लेकिन दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात प्रोफ़ेसर पाशा, जिस तरह से ईरान ने ये कहा कि तुम हमारे जल क्षेत्र से, यानी आबी इलाके से आप चले जाओ, वरना आपको नुकसान होगा, हम यहाँ पे आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है, ये इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी में नहीं आता है, वहाँ वो एरिया नहीं है, ये ओमान का और हमारा है। तो आप कौन होते हैं कि यहाँ पे दखल-अंदाज़ी करें, यहाँ नाकाबंदी करना गैर कानूनी है। और तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान के पास ऐसी कौन-सी ताकत है कि अमेरिका को खुल्लम-खुल्ला धमकी। जी, पहले तो वो अपनी जनता का सपोर्ट है, ये फाउंडेशन है ईरान की हुकूमत का। जब तक अपने राय सिटीजन्स गवर्नमेंट को सपोर्ट इस तरह नहीं करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट इस कदर रिस्पॉन्स नहीं दे सकती। वो सॉलिड सपोर्ट है और वहाँ यूनिटी है। कई बार अमेरिका और दूसरे देश कहते हैं कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और प्रेसिडेंट और मजलिस के स्पीकर खलीफाफ और कराची के बीच में तरार है, ये बातें बनाते हैं, लेकिन वहाँ सब एकजुट होके अमेरिका का इजराइल का मुकाबला कर रहे हैं और ये बार-बार आग्रह कर रहे हैं कि ये खाड़ी के देश आप इनको जगह मत दीजिए, बेसिस मत दीजिए। देखिए पिछले 2 महीने से ईरान निशाना बनाया है और अमेरिका और इन खाड़ी देशों का काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी अमेरिका वहाँ से ऑपरेट कर रहा है। सेंट्रल कमांड अभी भी कतार में ही है और अल सालिम बेस कुवैत में है और 5th फ्लीट बहरीन में है और यूएई में भी अमेरिका अभी इस्तेमाल कर रहा है। जो भी खाड़ी के देश खाड़ी की तरफ ऑपरेशन उन्होंने कल किया 5 जज़ीरों पे, तो वो यूएई के हवाई अड्डों से किया वो ये और मसीरा आइलैंड से किया। तो ये बेशर्मी से जो है ये अभी भी अमेरिका को अड्डे दे रहे हैं, वहाँ से दिन-रात असला पहुँचा रहा है अमेरिका और इज़राइल को भी रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज़ उनके एयर स्पेस पे दे रहे हैं। सीरिया में खुलेआम इज़राइली हवाई जहाज़ आते-जाते रहे हैं, इराक में भी आ रहे हैं और सऊदी अरब के ऊपर भी आ रहे हैं। तो मतलब ये खाड़ी के देश अभी भी जो है अमेरिका के ऊपर ही निर्भर हैं। उनको कोई समझ नहीं आई है और जंग तवील अरसे तक खींचती है तो ये ईरान जो है जैसा कि उन्होंने कहा है, इनको तहस-नहस करेंगे ताकि ये यहाँ से बोरिया बिस्तर बाँध के अमेरिका भाग जाए यहाँ से और उनका रहना यहाँ मुनासिब नहीं है क्योंकि वो असल जड़ है जंग के। वो उकसा रहे हैं खाड़ी के देशों को और उनकी वजह से यहाँ आके वो बस गए हैं और ईरान के पास हेलीकॉप्टर भेजते हैं, बमबारी करते हैं और वहाँ से अरबों की दौलत जो है पेट्रो डॉलर्स लूटते हैं, हज़ारों की अरबों की डॉलर में अमेरिका में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ईरान ने बता दिया कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वो खाड़ी के देशों का ऑयल और गैस एक्सपोर्ट प्रिवेंट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है और जो भी जहाज़ आना-जाना है उनकी निगरानी में होगा।
क्योंकि ये ईरान के 12.5 माइल टेरिटोरियल वाटर्स में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो गहरे समंदर से जो बड़े-बड़े जहाज जाते हैं, वो ओमान की तरफ से नहीं जा सकते, जहाँ वहाँ पहाड़ हैं, ज़मीन समंदर के बीच में बड़े जहाज वहाँ जा नहीं सकते। तो ईरान के हॉर्मुज आइलैंड और बंदर अब्बास के बीच में जो जगह है, वो बड़े जहाज़ों को जाने के लिए आसान है, तो वहीं से जाएँगे। और ये ईरान का इलाका है, और सभी यूएन ट्रीटीज़ और इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ इसमें परमिट करते हैं। कि अमेरिका और दूसरे देशों का कहना है कि ये इंटरनेशनल वाटर है, ये बिल्कुल गलत है। इंटरनेशनल लॉ का या ईरान कोई उल्लंघन नहीं कर रहा है। ओमान के साथ मिलके ये टोल लगाएँगे हर शिप्स में जाने का। इसलिए भी ज़रूरी हो गया कि इनको $300 बिलियन का नुकसान हुआ है, और वो अमेरिका या खाड़ी देश देने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम ये टोल से जो है इकट्ठा करके हमारी रिबिल्डिंग, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, जो कि मेरे ख्याल से जायज़ है। जी। बिल्कुल, तो बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पाशा, आपने इस वक़्त जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है ईरान और अमेरिका के दरमियान, उस पर रोशनी डाली, और ख़ास तौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की पोज़ीशन जो है, उस पर भी आपने गुफ्तगू की। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, और इस पर आगे क्या कुछ हो रहा है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया।